आज के इस पुस्तक चर्चा में आप सबका स्वागत है। मैं सीईसी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आज स्टूडियो में हैं श्री डॉक्टर देवेंद्र चौबे, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं जवाहरलाल नेहरू के भाषा संस्थान में, और हमारे साथ हैं पारसनाथ चौधरी, जो हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में पत्रकारिता करते हैं और हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी के दिल्ली केंद्र से अभी रिटायर हुए हैं। इनकी खासियत ये है कि ये कई यूरोपीय भाषाओं को जानते हैं और वहाँ के साहित्य के बारे में काफ़ी चर्चा करते रहते हैं और उसके बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं। देवेंद्र जी की पुस्तक है आलोचना का जनतंत्र, जो मेरे ख़्याल से हिंदी आलोचना के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जिसमें देवेंद्र जी ने हिंदी में जो आलोचना में परिवर्तन आ रहा है, आलोचना के क्षेत्र में जो बदलाव आ रहा है, उसको समझने की कोशिश की है। और बहुत कम ऐसे साहित्यिक विधा के जानकार हैं जिनकी पैनी नज़र सामाजिक परिवर्तन पर भी रहती है, और जो सामाजिक परिवर्तन और साहित्य में उसके प्रभाव को साथ साथ जोड़कर देखने में सक्षम होते हैं। इस मायने में ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदी के ऊपर कई बोझ है एक साथ, जो रचनात्मक कार्य करने का बोझ है और साथ साथ संपूर्ण समाजशास्त्र भी करने का बोझ साहित्यकारों के जिम्मे भी पड़ा हुआ है, क्योंकि बाकी विषयों में हिंदी में जो रचनाएं हो रही हैं वो सब साहित्य के नाम से जानी जा रही हैं। इसलिए इस पुस्तक की खास अहमियत है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इस पुस्तक के जरिए हम ये जान पाएंगे कि जो हिंदी पब्लिक है, जिसे हिंदी पब्लिक कहते हैं, जो हिंदी जनमानस है, उसमें क्या आंदोलन चल रहा है, क्या मंथन चल रहा है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। मैं देवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि देवेंद्र जी अपनी पुस्तक के बारे में हमें संक्षेप में बताएं, फिर सवाल जवाब का एक सिलसिला चल पड़ेगा। जी देवेंद्र जी। धन्यवाद मणिन जी। दरअसल ये पुस्तक पर जब मैं काम कर रहा था तो मेरे ध्यान में कुछ सवाल थे कि आखिर आज के समय में साहित्य की क्या भूमिका है, और इसी तरह से अगर साहित्य की कोई भूमिका है तो साहित्य करता क्या है। हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि समाज विज्ञान की जितनी भी विधाएं हैं या इसी तरह से जितने भी हमारे माध्यम हैं, ये सारे के सारे माध्यम कहीं ना कहीं जीवन का जो सच है या मनुष्य को बेहतर बनाने का जो सच होता है उसका बयान करते हैं। और साहित्य भी, चाहे कविता हो, कहानी हो या उपन्यास हो, इन्हीं चीज़ों की खोज करता है। उन विधाओं के ज़रिए मनुष्य समाज का जो सच है, जो उसका संघर्ष है, जो उसकी ज़िंदगी है, उसको हमारे सामने लेकर के आता है। एक आलोचक के रूप में जब हम लोग इन चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे सामने दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो साहित्य जो जीवन में लिखा जा रहा है, उसमें दोनों तरह के लोग शामिल हैं। अध्यापक भी शामिल हैं, गांव के लोग भी शामिल हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वे भी अपने तरीके से कुछ लिखते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, कुछ पढ़ते रहते हैं। दूसरा जो हमारा छात्र समाज है वह भी साहित्य का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग होता है। और तीसरा जो पढ़ा लिखा जो समाज है, जिसमें कई तरह के लोग हैं, उसमें हो सकता है कि हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत गहरी जिज्ञासा नहीं हो। लेकिन हमारे लिए सबसे दिलचस्पी की बात होती है कि आज जब हम साहित्य में काम कर रहे हैं, साहित्य पर विचार कर रहे हैं, तो हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आलोचना की भी जो सबसे बड़ी भूमिका होती है कि जीवन की जो समझ साहित्य बनाता है, आलोचना भी उस समझ को स्थापित करने की कोशिश करता है। एक जो दूरी होती है लेखक और पाठक के बीच में, लेखक और समाज के बीच में, आलोचक की भूमिका होती है कि उस दूरी को कम करे और फिर उसके ज़रिए लेखक ने अपने साहित्य के ज़रिए जो समाज की जो छवि बनाई है, समाज के जो संघर्ष का जो चित्रण किया है, उसको बेहतर तरीके से थोड़ा सा एक तरीके से पद्धति के साथ
जिसको हम लोग थ्योरी भी कहते हैं, उसके सहारे रखे। इस किताब में मैंने आधुनिक समाज में जो साहित्य लिखा जा रहा है उसको देखने की कोशिश की है, और इसीलिए इसके किताब के 4 हिस्से हैं। पहले हिस्से में लेखकों के बारे में बातचीत है, किताबों के बारे में बातचीत है, और आज जो हिंदी में दलित और स्त्री साहित्य को लेकर के जो बहसें हो रही है, उन बहसों को भी समेटने की कोशिश है। इस किताब के दूसरे हिस्से में मैंने विश्व साहित्य को थोड़ा समझने की कोशिश की है। हमारे बीच चौधरी जी हैं जो जर्मन से हैं। मैंने गुंटर ग्रास के बारे में भी एक लेख लिखा है इसमें, और इसी तरह से ओरहान पामुक के बारे में भी है, जापानी साहित्य पर है, चीनी साहित्य पर है। और मुझे लगता है कि जो वैश्विक साहित्य है आज के समय में भी एक जो बृहत्तर जो मनुष्य समाज है उसको समझने में हमारी मदद करता है। और आलोचना की एक भूमिका है कि हिंदी साहित्य के समानांतर जो दूसरी भाषाओं में लिखा जा रहा है उसको भी देखने की कोशिश करें और उसको हिंदी समाज और हिंदी साहित्य के साथ जोड़ें। इस किताब का तीसरा हिस्सा इधर के लेखन को लेकर के, जिसमें मैंने साहित्य के इतिहास और जो समाज के इतिहास है उनके बीच एक जो अंतर्संबंध होता है उसको समझने की कोशिश की है। और इसके लिए मैंने 2-3 चीज़ों का सहारा लिया है। जैसे 1857 का मैंने सहारा लिया है कि 1857 में किस तरह हमारा एक बड़ा सामाजिक आंदोलन था, एक बड़ी क्रांति थी, जिसमें किसानों ने, मजदूरों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। वो सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, और इसीलिए जो आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है उससे पता चलता है कि सिपाही विद्रोह था। लेकिन जब आप लोक कविताओं को पढ़ेंगे, लोक साहित्य को पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ करके लगता है कि वहाँ जो चीज़ें मौजूद है, लगता है कि वहाँ पर वो सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि एक किसान जिन मुश्किलों का सामना कर रहा था, गांव के लोग जिन विडंबनाओं का, आर्थिक का या सामाजिक विडंबनाओं का सामना कर रहे थे, या फिर एक जो बुनकर था वो कैसे चीज़ों को एक तरह से मतलब बहुत मेहनत करता था लेकिन सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो ये सारा जो दुख तकलीफ समाज का था, उस दुख तकलीफ को लेकर के लोगों ने कंपनी के खिलाफ भी विद्रोह किया था। उस पक्ष को भी देखने की ज़रूरत है। इस किताब में मैंने कोशिश किया है कि उस पक्ष पर भी जो हिंदी में जो साहित्य मौजूद है, जो लोक में साहित्य मौजूद है, उसके सहारे उसको हम लोग समझने की कोशिश करें। और इसी तरह से इसमें 2-3 और लेख हैं। एक लेख भिखारी ठाकुर के ऊपर है, जिसके जरिए मैंने भोजपुरी समाज का जो इतिहास हो सकता है उसको समझने की कोशिश की है। महादेव वर्मा पर लेख है, जिसके जरिए हमने स्त्री समाज के इतिहास को समझने की कोशिश की है। और एक लेख है जो समकालीन साहित्य को लेकर के, उस इतिहास को लेकर के, जिससे मुझे लगता है कि समकालीन इतिहास पर जिस तरह से इतिहास में बातचीत हो रही है, हिंदी साहित्य में भी समकालीन इतिहास पर बातचीत करने की ज़रूरत है। और इसका आखिरी हिस्सा परिशिष्ट है, जिसमें भिखारी ठाकुर के ऊपर एक लेख है, उनका एक इंटरव्यू भी इसमें है। और भीष्म साहनी के ऊपर एक रिपोर्टाज है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हिंदी के बहुत अच्छे दलित लेखक हैं, उनके बारे में भी एक व्यक्ति चित्र इसमें है। और उसके ज़रिए थोड़ा बहुत हम लोग सीधे लेखक से इंटरेक्ट करते हैं, लेखक से बातचीत करते हैं, और उस जो एक इमेजिनेशंस उनके बारे में बनता है, उसके सहारे हम उस लेखक का जो समाज है, उस समाज का जो इतिहास है, उसके जो संघर्ष है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो लेखक मेरी कोशिश रही है कि आज के समय में जो साहित्य की जो भूमिका है और उस साहित्य को समझने में एक तरह से आलोचना की जो भूमिका हो सकती है, उसको हम थोड़ा देखने की कोशिश करें। बहुत अच्छा देवेंद्र जी। एक बात जो आपकी भूमिका को पढ़ने से मुझे लगती है कि आपके अंदर एक ये मंथन चल रहा है कि जो अस्मिता की राजनीति से उभरा हुआ समाज है, इस वक्त जिस तरीके से अस्मिता की राजनीति समाज में उभरी है, उसका भी कुछ इम्पैक्ट, उसका भी कुछ प्रभाव लोगों के लेखन पे पड़ रहा है। और साहित्य पे इसका प्रभाव तो देखा जा रहा था बहुत पहले से। दलित लेखक, जैसे आपने बताया कि दलित लेखों का एक पूरा सीरीज़ है, महिलाओं ने बहुत कुछ लिखा है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसी अस्मिता की राजनीति का प्रभाव आलोचना के क्षेत्र में भी पड़ा है? देखिए, आलोचक की जो भूमिका होती है 2 तरह की होती है। एक तो आलोचक पहला काम करता है कि जो साहित्य लिखा जा रहा है उसका मूल्यांकन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके परे भी उसकी एक दूसरी भूमिका होती है कि उस साहित्य के समानांतर जो समाज में जो कई तरह की गतिविधियां हो रही है, चाहे स्त्री आंदोलन हो रहे हैं, चाहे दलितों के आंदोलन हो रहे हैं, या आदिवासी समाज में जो एक अलग तरह का बदलाव आ रहा है, खास करके आर्थिक उदारीकरण के बाद या भूमंडलीकरण के बाद जो चीज़ें बदल रही है, तो दोनों को देखने की ज़रूरत मुझे लगता है होती है हम लोग को। लेकिन इस सिलसिले में हम ये जानना चाहें कि आलोचना को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि आपने आलोचना को भी रीडिफाइन करने की कोशिश की है
आपकी अपनी भूमिका में ही आपने हाँ, मैंने ज़रूर कहा है कि अब आलोचना की जो भूमिका है, जो पुराने हमारे टूल्स हैं आलोचना के, जैसे पहले होता था कि कविता के मूल्यांकन में रस की हम खोज करते थे कि इसमें रस कैसा है, इसमें कौन से छंद हैं, इसमें मतलब क्या काव्य गुण है, क्या काव्य दोष है। तो मुझे लगा कि जब हम बात कर रहे हैं 90 के बाद या 2000 के समय में जब हम आलोचना पर विचार कर रहे हैं, तो उन्हीं मानदंडों के सहारे जो नया हिंदी साहित्य आ रहा है, जिसमें स्त्री साहित्य है या दलित साहित्य है, उसका मूल्यांकन नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको उससे जो सामाजिक संघर्ष के जो टूल्स हैं, उन्हीं के बीच से उसको निकालना पड़ेगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि साहित्य का जो उद्देश्य है या साहित्य का जो रोल है समाज में, वो ये भी है कि समाज में चल रहे संघर्ष को एक एक्सप्रेशन देना, अभिव्यक्ति देने की बात। बिल्कुल सही। और जब समाज के संघर्ष को साहित्य अभिव्यक्ति दे रहा हो, तो साहित्य की आलोचना के मापदंड को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उस संघर्ष के साथ साहित्य के तालमेल को देखा जा सके। ठीक। और क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन आंदोलनों के पहले या इस तरह की अस्मितावादी राजनीतियों के पहले जो साहित्य था, वो सिर्फ बहुत ही शास्त्रीय आलोचनाओं में फंसा हुआ था, क्लासिकल म्यूज़िक की तरह, शास्त्रीय संगीत की तरह सिर्फ वो शास्त्रीय बातें कर रहा था, लोगों के दिल को छू नहीं पा रहा था? या क्या ऐसा साहित्य ही सृजित हो रहा था जो वास्तव में लोगों के करीब नहीं था? क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक समानांतर धारा हमेशा रही है, लेकिन वह जो मुख्य धारा का जो साहित्य होता है, हम लोग लगातार कहते हैं कि एक साहित्य वह है जो हमारे लेखन पढ़न की दुनिया में चल रहा है। एक लेखन वह भी है जो गांव में रह कर के लोग विचार करते हैं, बातचीत करते हैं या उस पर बहस करते हैं। होता यह है कि जब आलोचक जब विचार करते हैं, आलोचना की जो हमारे यहाँ परंपरा रही है, तो मुख्यतः जो मुख्य धारा का साहित्य रहा है उसी को लेकर के केंद्रित रहा है। जो दूसरी तीसरी जो समानांतर धाराएं हैं उस पर एक हद तक बात करने की कोशिश नहीं हुई, और इसीलिए जो आलोचना के जो सारे मानदंड बने उसी मुख्य धारा के साहित्य को लेकर बनते रहा है। इस पर बातचीत हुई है, पहले भी बातचीत होती रही है। थोड़ा कुछ दो बात कहना चाहूँ। पहली बात तो मेरी राय में हिंदी जगत में आलोचना की परंपरा अत्यंत कमज़ोर रही है, और जो भी आलोचना रही है वो राजनीति निरपेक्ष नहीं रही है, राजनीति से प्रेरित रही है। वैचारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप आलोचना करते हैं, वो निष्ठुर मूल्यांकन जो साहित्यिक रचना की होती है उसका भयंकर अभाव रहा है। दूसरी बात कि एक भी साहित्य में, हिंदी साहित्य की दुनिया में एक भी जर्नल नहीं है जिसको आप प्रामाणिक कह सकें और जिसके लेख के आधार पर एक व्यापक बहस चलती हो। एक केंद्रीय प्रकाशन का भयंकर अभाव है मेरी राय में, और इसके वजह से हिंदी साहित्य का विकास कम होता है। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी रचनाएं, बड़ी रचनाएं भी कुछ आती हैं जो सुंदर होती हैं, उसमें परिष्कार होता है कथा भाषाई स्तर पर और विषय के स्तर पर, लेकिन उनका वो पकड़ में नहीं आती, क्योंकि इसके लिए कोई एक उचित प्रकाशन, जिसको हम केंद्रीय प्रकाशन कह सकते हैं। नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं, क्योंकि ये संभव है कि मेरे ख्याल से आलोचना एक राजनीतिक गतिविधि है। मैं थोड़ा सा चौधरी से सहमत हो रहा हूँ। अच्छा, सहमत हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, हिंदी साहित्य में अगर आप पुरानी चीज़ों को भी देखें तो 1903 में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी और सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, तो उन्होंने हिंदी समाज की जो वास्तविक चिंताएं थी, चाहे अर्थशास्त्र को लेकर के हो या समाज को लेकर के हो, उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से उसका विकास किया। उन्होंने मतलब जातीय साहित्य जैसी अवधारणा लेकर के आए कि जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित्य वैसा ही होता है, और सरस्वती इस मामले में बहुत अद्भुत पत्रिका थी। बाद में प्रेमचंद ने हंस में भी इस तरह के सवालों को आगे बढ़ाया, और आज़ादी के बाद भी बहुत सी पत्रिकाएं थी। आप धार्मिक को या फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान को या सारिका जैसी पत्रिकाओं ने भी बीच बीच में समानांतर साहित्य जैसे आंदोलनों को लेकर के ये पत्रिकाएं सामने आई। ज्ञानरंजन की जो पत्रिका पहल है, पहल ने लगातार अपने प्रकाशन से जो मतलब साहित्य को जो वैज्ञानिक तरीके से समझने की जो पद्धति हो सकती है, या जिसको हम एक नए तरीके से समझें, तो पहल में लगातार ऐसे लेख छपते रहे जिसके सहारे वो जो जिस बहस की तरफ इशारा करते हैं, बहस से लगातार हुई है कि साहित्य कैसा होना चाहिए, कैसा साहित्य हमें चाहिए।
और ज्ञान रंजन ने पहल के जरिए उन सारे सवालों से जुड़े साहित्य को सामने लाए। आपका आइचिंग का या लुशुन का साहित्य पहल में इसी नज़रिए से छापा गया। बाद में भी 90 के बाद 86 के बाद जब हंस पत्रिका का प्रकाशन हुआ तो राजेंद्र यादव शुरुआती वर्षों में ठीक सामान्य छापते रहे, लेकिन जब ही 90 में मंडल कमीशन या उदारीकरण जैसी चीज़ें शुरू हुई तो उन्होंने समानांतर ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जिनमें समकालीन समाज का जो चिंतन था, जो वैचारिक पक्ष था, बहुत प्रभावशाली तरीके से आया। उसमें सांप्रदायिकता के सवाल पर लगातार बहसें हुई और एक बड़ा मेटाफर बना उसको लेकर के, मतलब बाबरी मस्जिद के बाद। हाँ, ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बाद में हंस पत्रिका स्त्री और दलित के सवाल को लेकर के फोकस करने लगी और आज के डेट में आप कह सकते हैं कि कोई एक पत्रिका नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी आलोचना में लगातार ऐसी चीज़ें छप रही है जिसमें मतलब आप समकालीन समाज की चिंताओं को, साहित्य को देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंसर्न है कि आप एक केंद्रीय आलोचनात्मक पत्रिका हो जिससे कि सब कुछ को किसी एक व्यक्ति को इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा आलोचक के रूप में कि ये इनकी आलोचना ऐसे आ रही है या मतलब साहित्य को का मूल्यांकन होता रहे, इसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, इसकी ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य के साथ एक परेशानी ये है कि मुझे साहित्य एक रचनात्मक काम है और बल्कि मैं तो कई लोगों से सहमत होता हूँ कि आलोचकों की हमें ज़रूरत नहीं है। वाई डू वी नीड? आलोचक कई बार क्या करता है कि साहित्य को आगे बढ़ाता है, नए प्रतिमान लेकिन वो नया प्रतिमान देता है। लेकिन वो नया प्रतिमान का सुझाव देना जो है वो भी तो एक तरह से एक पॉलिटिकल एक्ट है और उसके द्वारा ये भी हो सकता है कि मठ डेवलप कर जाए। लेकिन आलोचकों का मठ भी तो हो सकता है कि जिस वो तो है, लोग कहते हैं हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे बड़े आलोचक हैं जो चाहते हैं तो साहित्यकार बनाते हैं और चाहते हैं साहित्यकार बिगाड़ते हैं। अब बड़े सारे लोग जो पेरिफेरी में बैठे हुए हैं, जो लोग लिखते हैं, उनको उनकी कोई बात सुनता नहीं, सुनेगा नहीं। लेकिन हम एक उदाहरण, आलोचकों का बड़ा ये स्टेट की तरह पावरफुल पावर सेंटर बन जाता है। बिल्कुल सुंदर है, ये भी एक प्रतिस्थापन है। और साहित्य में यदि पावर सेंटर इमर्ज कर जाए तो उसमें वही परेशानी होती है जो दलित साहित्य को हुआ कि एक पावर सेंटर ने आलोचना को कब्जा कर रखा था। दलित साहित्य को बहुत दिनों तक उन्होंने आप कहते हैं इसको कि बहुत दिनों तक दलित साहित्य को कॉग्निजेंस ही नहीं किया लोगों ने। ये बात आपने सही कहा, ये वो भी एक सत्ता प्रतिष्ठान। हाँ। लेकिन हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं, वो हमारे सामने बहुत जोर से आती रहती है वो बात। हम एक आदमी को मैं जानता हूँ, रामेश्वर प्रेम चौधरी, वो बिहार के ही रहने वाले हैं और नाटक के क्षेत्र में वो अद्भुत आदमी है। उसकी कई नाटकें हैं जो बहुत सुंदर रही हैं और उसमें वो हाल में एक नाटक था जैसे उसका कैंप फ्लड वाला हो सकता है, वो बहुत सुंदर नाटककार है। उसकी तुलना पिंटर जो ब्रितानी नाटककार है उससे की जाती है, पिंटर से। हाँ, और उसके नाटक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जैसे साइलेंस, स्तब्धता, कई बार बहुत जोर से बोलता है, इलोक्वेंट होता है। रात, जैसे एक स्तब्धता के रूप में आप रात को ले लें, बहुत सारी, और वो ऐसे अनुभवों पर आधारित उसके नाटक होते हैं जो अत्यंत शक्तिमान और मिहीन और वो आप आदमी को दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि नाटक के क्षेत्र में कोई उचित आलोचना की परंपरा नहीं है, खत्म हो गई है। नेमिचंद जैन थे जो दिनमान में लिखा करते थे, अक्सर दिनमान में और भी पत्रिकाओं में पत्रिका निकालते थे। हाँ। जब से उनका देहांत हुआ उसके बाद से वो क्षेत्र हिंदी साहित्य का खत्म हो गया है, लगभग उसकी मौत हो गई है। तो मैं डरता रहता हूँ जब आप कहते हैं कि आलोचना नहीं होनी चाहिए। आलोचना कई बार क्या करता है कि वो साहित्य को बचाता है मरने से। इस केस में हमने देखा है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि आलोचना होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि आलोचना की भूमिका सिर्फ किताबों का मूल्यांकन नहीं है, लेखक का नहीं है, बल्कि समाज में जो समानांतर कई धाराएं चल रही है। आलोचक यह भी बताता है कि लेखक को कभी कभी किस विषय पर लिखना चाहिए। कई बार लेखक के ध्यान से सारी बातें निकल जाती हैं, लेकिन जो जिन पत्रिकाओं की आप चर्चा करें, केंद्रीय पत्रिकाओं की, ये भूमिका हो सकती है कि वो मतलब कुछ बताए कि इशू क्या क्या है जिन पर फोकस करने की जरूरत है। लेकिन रचनाकार को आप ये कहें कि आप किस पे फोकस करें,
ये बड़ा मुश्किल लगता है ये मुझे। मुश्किल है, लेकिन ये संपादक की भूमिका होती है कि संपादक चाह रहा है कि सोशल समाज साइंस में बात समझ में आती है, मैं एनालिस्ट है सोशल साइंटिस्ट, तो उनको तो करना है। साहित्य तो अंदर से निकली हुई ठीक है। आवाज़ है। लेकिन अगर आलोचना ये काम नहीं करेगा, 1903 में जब सरस्वती के संपादक बने महावीर प्रसाद द्विवेदी जब संपादक बने, उन्होंने देखा कि उस दौर में जितने हिंदी के बड़े बड़े लेखक की क्रिटिक्स हैं, जैसे मिश्र बंधु जो थे, वो लगातार नायिका भेद को लेकर के विचार कर रहे थे। लेख इस तरह से आ रहे थे, साहित्य में नायिकाएं कैसी होती है, बिहारी की नायिका, इनकी नायिका। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वहाँ पर ये बात रखी कि साहित्य की दुनिया सिर्फ नायिका भेद से नहीं चलती है, साहित्य में कुछ और भी विचार होने चाहिए। जैसे आपका देश गुलाम है, इस गुलाम देश में स्त्री की क्या अवस्था है, इस पर भी लेखक विचार करें। या हमारे जो किसान की दुर्गति हो रही है समाज में, कई तरह के जो मतलब गुलाम होने के चलते, उसके पर भी ध्यान जाए। और उसी का नतीजा आप कहिए कि रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद जैसे लेखक, हो सकता है कि प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं हो, मुझे लगता है कि आलोचना से निकले हुए लेखन में ऐसा कहना कठिन होगा। इंटरनल एक फ्लो था जिससे प्रभाव पड़ा कि हाँ, मतलब ये चीजें भी साहित्य का विषय होना चाहिए। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेमचंद का जन्म इसलिए हुआ साहित्यकार के रूप में? वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, तो ये आलोचक वहाँ पैदा, मुझे लगता है ये सही है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि जब कई बार पत्रिकाओं में जब ऐसे सवाल आने लगते हैं, तो जो भी प्रबुद्ध पाठक होता है, उन सवालों से उसका परिचय होता है। अब फिर उसको लगता है कि हाँ, हमारे समाज का ये सच फिलहाल है और इस सच पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे किसान जीवन का क्या सच है। अब प्रेमचंद आप कह सकते हैं गांव में रहते थे इसीलिए लिखा, लेकिन प्रेमचंद तो लगातार स्कूल के इंस्पेक्टर थे, वो शहरों में रहते थे। नहीं, ग्रामीण, मूल तो ग्रामीण लिखित चिंतन के लोग थे। लेकिन कई लोग गांव में रहते हैं, लेकिन किसान उनके लेखन में नहीं होते हैं। लेकिन अभी आप देखिए, जैसे किसान लेखन में इसलिए नहीं है कि पूरा जो लेखन कार्य करने वाले लोग हैं वो शहरों में आके बस गए हैं, तो इस विश्वविद्यालय में सिमट गए हैं। तो आलोचक की गाँव में, तो अभी मैंने बताया कि लड़कियाँ गाँव में बेची जा रही हैं। मैं जैसे अभी पता चला मुझे कि बिहार के उत्तरी भाग में जी गांव में लड़कियां बेची जा रही हैं, और एक गांव से 30-40 लड़कियां बेची जा चुकी हैं। 30-35 हज़ार रुपये में एक लड़की बिक जाती है और पिता बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि एक भारी सामाजिक परिवर्तन हुआ है भारत में, जो हमारे साहित्य में दिख नहीं रहा है कहीं भी। मरीन जी, आज की बात नहीं है, आप गौर करेंगे भिखारी ठाकुर की मैं आपसे चर्चा कर रहा था, तो भिखारी ठाकुर ने अपने समय में बेटी बेचवा करके लिखा, ऐसे मतलब नाटक लिखा, उसका मंचन किया समाज के बीच आकर के कि लोग बेटी को बेच रहे हैं। और उनके बहुत सारे नाटक हैं जिसमें वो मतलब एक तरह से कहिए कि इस तरह के नाटक लिख करके उसका मंचन करते थे, गांव में जा करके उसको खेलते थे और एक चेतना पैदा करते थे। कि जी, मेरा सवाल ये है, और मैं इस पर आपको पिन डाउन करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि आज के समाज में जो आलोचक हैं, जो लेखक हैं, ये दोनों ही बड़े शहरों में या शहरों में बैठे हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में बात करते हैं और दोनों की नज़र से कुछ और छूटा जा रहा है, कोई समाज छूटा जा रहा है। और ये एक तरह से कोलैबोरेशन है बिटवीन लेखक एंड क्रिटिक, और मेरे ख्याल से बीच में समाज गायब हो जाता है। ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। कुछ लेखकों के बारे में ऐसा, कुछ आलोचक के बारे में ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन अभी भी आलोचकों की एक ऐसी धारा है जो लगातार इन सवालों से टकरा रहा है। क्योंकि मुझे लेकिन सर, जो पेड न्यूज़ का कॉन्सेप्ट है अखबारों में, कहीं वैसा साहित्य में तो नहीं शुरू हो गया पेड न्यूज़ का? वो भी होगा, कुछ इंस्टेंसेज में वो भी होगा, लेकिन आप जो कह रहे हैं, मेरा तो मुद्दा है कि आलोचना की परंपरा ही कमजोर है और शक्तिमान नहीं है और एक निष्ठुरता नहीं है। जैसे जर्मन एक पोप, उसको साहित्य का पोप कहा जाता है, वो रानिस्की, वो वहाँ का सबसे बड़ा क्रिटिक है। मेरी राय में जर्मन साहित्य के विकास में उस एक आदमी की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसने गुंटर ग्रास के प्रोज के बारे में कहा कि ये प्रोज बिल्कुल छापने लायक नहीं है, ये बकवास है। उसमें वो दम है, वो इतना एसर्बिक, इतना ट्रेंचेंट क्रिटिसिज्म करता है कि उसका एक ऊर्जा निकलती है। ये काम जिस हिंदी, ये चीज हिंदी में बिल्कुल नहीं है। नहीं, आप जो कह रहे हैं चौधरी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यही काम किया था और सरस्वती पत्रिका में इसीलिए उन्होंने सिर्फ खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं छापते थे और उन्हें घोषित कर रखा था ये चीज़ें आप नहीं लिख रहे हैं तो आपका नहीं छपेगा। और उन्होंने लिखा उस ज़माने में कि आपका लेखन अच्छा है या बुरा है। रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी आलोचना में यही काम करते हैं। शुक्ल जी अपने समय में बहुत खुल करके कहते हैं कि अभी यहाँ पर ऐसे आलोचक हैं, लेखक हैं जो हूबहू बाहर की नकल करते हैं और उसको कहते हैं कि मेरा मौलिक विचार है, मेरा मौलिक लेखन है।
और उनकी बहुत खरी खोटी सुनाते हैं शुक्ल जी उसकी। ये काम लगातार हिंदी आलोचना में हुआ। ये सब बहुत कम रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यही काम किया, रामविलास शर्मा ने भी यही काम किया, और बाद के दिनों में भी ऐसे आलोचक हैं। मैनेजर पांडे आपके सामने हैं, ये लोग भी लगातार जो गलत है उसको गलत कह रहे हैं, जो सही है उसको सही कह रहे हैं। ये ठीक है, इतना लेकिन सुंदर आपकी जितना आप कह रहे नहीं, हैं, लेकिन आपका जो आदर्श स्थिति सौंदर्य वो शास्त्र नहीं। पे आर्टिकल है या जो आपने जिससे आपसे जो बातचीत अक्सर होती रहती है, उसमें ऐसा लगता है कि आप ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि मैनेजर पांडे हो या नामवर सिंह हो, जी, जितने भी बड़े आलोचक रहे हैं, इन सबों ने दलित लेखन को का तिरस्कार किया। तिरस्कार जैसे कि उनका कॉग्निजेंस नहीं लिया काफ़ी दिनों तक, क्योंकि उनके मापदंड के हिसाब से ये जो लेखन चल रहा था, जो समाज से निकल के आ रहा, समाज के दर्द को एक्सप्रेस करने का काम कर रहा था, जो साहित्य का मूल काम है कि समाज का जो दर्द है उसको डॉक्यूमेंट कर रहा था वो, तो बड़े जाने माने मार्क्सवादी आलोचक भी थे, उन्होंने भी बहुत दिनों तक इस तरह की रचनाओं का कॉग्निजेंस नहीं लिया, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे इसको दो तरह से देखने की ज़रूरत लगती है। एक तो कह सकते हैं कि रामविलास शर्मा हो या नामवर सिंह हो या मैनेजर पांडे हो, ये सारे के सारे मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनका पूरा एक तरह से विकास उसी मार्क्सवाद से संवाद करते हुए हुआ, उसी प्रगतिशील लेखक संघ से या जनवादी लेखक संघ से या जन संस्कृति मंच से, या फिर कहिए कि जो उनकी पार्टियाँ थी, वामपंथी विचारधाराएँ थी, मार्क्सवाद था, मतलब इनका पूरा एक तरह से माइंडसेट उसी तरह से बना है। मुझे लगता है बार बार कि हम इनसे क्यों उम्मीद करते हैं कि वो दलित स्त्री साहित्य के बारे में बात करें। जब ये भी लिखना शुरू किए थे तो उस समय हिंदी साहित्य में आलोचना में बहुत तरह के सवाल थे, इन लोगों ने उनके खिलाफ लिखा था। 1936 के बाद से जो प्रगतिशील लेखक संघ का जो स्थापना का जो काल है, जब ये लोग शिवदान सिंह चौहान से लेकर के सब काम कर रहे थे, तो इनके लेखन को उस समय के आलोचक कहते थे कि आप हमारी आलोचना पर बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हर समय आलोचकों की एक नई पीढ़ी, नई कतार आते रहती है और सबकी भूमिका अलग अलग होती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये सवाल मैं क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो भूमिका लिखी है उसमें एक आपके अंदर संघर्ष चल रहा है, वैचारिक संघर्ष चल रहा है। ठीक है, आपका वैचारिक संघर्ष क्या है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगता है इनका वैचारिक संघर्ष ये है कि एक तरफ आप जो नई प्रवृत्तियाँ आ रही हैं साहित्य में, जिसमें आलोचना की जो नई प्रवृत्तियां हैं, जिसमें आप बाजारवाद की रणनीतियों की आलोचना करते हैं, आप अस्मितावादी रणनीतियों की आलोचना करते हैं, वो सब आपका मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझने की कोशिश करता हूँ कि शायद आपके अंदर एक मार्क्सवादी व्यक्तित्व भी है और दूसरी तरफ एक जनतांत्रिक व्यक्तित्व भी है, जिसमें आप आलोचना का जनतंत्र ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ आप ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये उभर के आना है, ये जो लोग आ रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है। खुद ही आपके अंदर, आपके इस लेखन में ऐसा लगता है मुझे, एक संघर्ष चल रहा है जो अभी तक आखिरी मुकाम पे पहुंच नहीं पाया है, और इसलिए दो धाराएं आपके साथ साथ चल रही हैं जी। और शायद आप इसीलिए जस्टिफाई भी कर देते हैं कई बार। लेकिन आपकी बात को यदि हम मान लें कि आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है, फिर आपकी बात को हम ये मानें कि वही आलोचक जो मार्क्सवादी होने के बावजूद दलित पुस्तकों को नहीं की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो आलोचना करने वाले लोग हैं, जैसा आप कहते हैं इसमें कि विचारधाराओं से के जुड़ाव के अंदर पकड़े चले गए हैं, और एक तरफ तो पोस्ट मॉडर्निज्म है जो कह रहा है कि कोई विचारधारा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसकी भी आप आलोचना कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये विचारधाराओं ने जकड़ रखा है लोगों को, जिसके चलते आप गहराई में नहीं उतर पा रहे हैं, उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म और मार्क्सिज्म, इन दोनों के बीच आपकी भी जो आलोचना है वो झूलती हुई मुझे नज़र आ रही है। इसको झूलना मत कहिए, इसको कहिए कि एक गहरा संवाद करने की कोशिश करिए दोनों परंपराओं के बीच से, और उसके बीच से कुछ निकालने की कोशिश की है। अब जो बात आप रख रहे थे मेरे सामने, वो मैं समझ रहा था। अब मान लीजिए कि अनामिका हिंदी की बहुत अच्छी कवयित्री हैं, उनकी दो पंक्तियां मैं रख रहा हूँ। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी खुलती गई। मैं एक दरवाज़ा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतनी खुलती गई। अब ये जो पूरी कविता है, अब इसको मार्क्सवादी फ्रेमवर्क में विचार करना सीधे सीधे बहुत मुश्किल काम है। ठीक उसी तरह से अगर कोई दलित लेखक ये लिखता है कि मेरा जो शोषण हुआ है भारतीय समाज में वो जाति के चलते हुआ है, तो फिर उसको मार्क्सवाद के फ्रेम में उस पर विचार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो बुनियादी जो हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि हर विचारधारा का या हर मतलब
पद्धति का एक खास डिपार्चर पॉइंट होता है, चाहे आप अर्थ कहिए चाहे आप कुछ भी लीजिए। तो अब दिक्कत जब हमारी पीढ़ी जब आलोचना में काम करना शुरू की 90 के बाद, तो उस समय तक आप कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े वामपंथी आंदोलन थे, जो हमारी लेखक संगठन थे, उनकी भूमिका धीरे धीरे बहुत सीमित होती गई। अभी भी सारे संगठन हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर 70 के दशक में हर जगह लेखक संगठन आंदोलन कर रहे थे, हर शहर से लेखक संगठन अपनी पत्रिकाएं निकाल रहे थे। आज पत्रिकाएं निकल रही है, लेकिन वो लेखक संगठन से पत्रिकाएं नहीं निकल रही हैं, उसके व्यक्तिगत तौर पर लोग निकाल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम लोग ने जब लिखना शुरू किया तो हमारे सामने पुराने सवाल भी थे, और ये नए जो समाज के जो सवाल थे, जिसमें स्त्री सवाल है, दलित सवाल है, या आदिवासी समाज के सवाल हैं, ये सवाल हमारे अपने समय के सवाल थे। तो एक तरफ हमारे पास अपना पास्ट था जो मार्क्सवाद से जुड़ता था, दूसरी तरफ नया समाज था जिसके साथ हमें संवाद करना था। तो हम लोग, आप कह सकते हैं कि हमारी पीढ़ी बीच की पीढ़ी थी जो रास्ता निकालने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल बाद फिर हमारा रास्ता बिल्कुल जैसा चल रहा है साफ है बिल्कुल। मुझे लगता है कि साफ रास्ता तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि मार्क्सवाद के बारे में हिंदी साहित्य की जो समझ है, वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है मार्क्सवाद का, उसको भी हम समझने की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और ये बात कह के मैं इस मुद्दे को ख़त्म करना चाहता हूँ, काफ़ी खिंच गया ये मुद्दा, कि ऐसा लगता है कि जो हिंदी साहित्य ने मार्क्सवाद को समझा है वो पार्टी का मार्क्सवाद है, और मार्क्सवाद के अंदर जो विस्तार आया है पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में, 100 वर्षों में, उस विस्तार के फलक पे हिंदी साहित्य का एंगेजमेंट नहीं हो पाया है। और लेकिन जो सीपीआई या सीपीएम का जो पार्टी का मार्क्सवाद था, वो हमारी आलोचना के अंदर घुस गया है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा है। और वही संघर्ष मुझे लगता है कि लोगों के मन में चल रहा है। हाँ, एक विचार ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं इसको खत्म करना चाहूँगा यहाँ पे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हिंदी जगत में आलोचना की परंपरा को और मजबूत करने की जरूरत है, अत्यंत कमज़ोर है, और इसकी वजह से भी साहित्यिक विकास ठीक नहीं है। उसकी विचार बिल्कुल हो सकता है, और विचारधाराओं के, मुझे लगता है जिस तरह से साहित्य से हम ये कल्पना करते हैं कि साहित्य को विचारधाराओं से मुक्त होकर समाज के यथार्थ को दिखाना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही आलोचना से भी मुक्त हम कोशिश कर, मतलब उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि आलोचना को उससे मुक्त होकर एक प्रभावी मुक्तिकामी समाज की रचना के बारे में बात करें। अभी हम एक बड़ा सवाल है अभी एक चीज़ हम कहेंगे, जैसे हम देख रहे थे अंग्रेजी में टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट है, न्यूयॉर्क टाइम्स बुक रिव्यू है, न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स है, द न्यू यॉर्कर है, लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स है, द नेशन है, इस तरह के और दर्जनों प्रतिष्ठित मैगजीन्स हैं जो बाज़ाब्ता वो क्रिटिकल एनालिसिस करती हैं लिटरेचर का। वो इसकी भयंकर कमी, ये बात तो मुझे लगता है कि सही कह रहा है। और इसकी वजह है कि केंद्रीय प्रकाशन की भी कमी है। यहाँ तो बुक रिव्यू जैसी कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं है। हमारे एक समीक्षा पत्रिका, और दूसरी बात मिनिस्ट्री ऑफ बुक रिव्यू का है जिस तरह से, या बिब्लियो जैसे बिब्लियो निकाला। समीक्षा के ज़माने में हिंदी की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका रही है, गोपाल राय पटना से निकालते थे। बीच में पत्रिका थोड़ी सी बंद रही, लेकिन आज भी दोबारा बेहतर तरीके से निकल रही है। और एक और बात हम कह देना चाहते थे कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में जब हम लोग आलोचना की बात करते हैं तो एक आलोचना इससे परे होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और गवर्नमेंट, ये दो हिंदी साहित्य की सारी संस्थाओं को चलाती हैं। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता है। साहित्य सरकार के तत्वावधान में चले, ये केवल हिंदी में संभव है। हमारे देश में ही केरल में आज़ादी पाने के लिए वहाँ के लेखकों ने एक सहकारिता आंदोलन चलाया, और वहाँ पर कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, राइटर्स और पोइट्स, और बड़ा वाइब्रेंट और बहुत वाइब्रेंट है साहित्य। हिंदी में नहीं है, सभी लोग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इर्द गिर्द घूमते हैं। इनफैक्ट केरल में इस कारण से पार्टी और साहित्यकारों के बीच में बड़ा द्वंद्व भी रहा है, और मापदंड क्या हो साहित्य को परखने का। और यहाँ कोई हिंदी साहित्यिक इस बात ऑटोनॉमी के लिए वो काम ही नहीं करना चाहता है। वो स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो ही उसको कोई स्टेट से कोई पैसा फंड मिल गया वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो महान हो जाता है। ये इतना बैकवर्ड लिटरेचर है ये
मतलब ये इतना पिछड़ा मैंने साहित्य ये समाज बैकवर्ड है या साहित्य? साहित्य हिंदी का साहित्य तो है ही। कम्युनिटी ऑफ राइटर्स जो है, कम्युनिटी ऑफ राइटर्स स्टेट अत्यंत पिछड़े। लेकिन मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। चौधरी जी, बहुत सारे लेखक हैं जो स्टेट से बहुत चीज नहीं लेते हैं। आप जाइए, आपके ध्यान में जिस हम लोग हंस पत्रिका की चर्चा कर रहे हैं, उस हंस पत्रिका में लगातार यादव जी ने इस बात का विरोध किया कि हम ये छाप रहे हैं, हम यही छापते रहेंगे, आपके विज्ञापन देने से हमारे छापने की नीतियों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्ञानंजन ने लगातार यही काम किया। ज्ञानंजन सरकारी स्पॉन्सर नहीं थे, लेकिन पहल उन्होंने लगातार उस ज़माने में मध्य प्रदेश में 1980 के दशक में अशोक वाजपेयी थे और वहाँ पर भारत भवन था, और उससे पूरे भारत भवन के समानांतर मतलब ज्ञानंजन खड़ा थे और उसके समानांतर पहल के जरिए एक अलग तरह का साहित्य लेकर के आ रहे थे, जो एक तरह से व्यवस्था के खिलाफ साहित्य रचा जा रहा था। वो व्यवस्था के सामने हाथ नहीं फैला रहा था। लेकिन हाँ, ये धारा, मैं वही कही, धारा हमारे यहाँ धारा है कमजोर, लेकिन उस धारा को पहचानने की, एक चीज हम स्थापित करने की भूमिका थोड़ी सी, मतलब हम दुबे जी से पूछना चाह रहे थे। एक नया नाम का एक उपन्यास है, नया, वो कोई संजीव नाम का आदमी है जिसने लिखा है। किसने, हमारी किसी से बातचीत हो रही थी, उसके बारे में थोड़ा मैंने पढ़ा, उस विज्ञान वगैरह के बारे में है, मानव जाति। अच्छा, पर्सनली शिशु फ्यूचरिस्टिक नॉवल है वो। हाँ। लेकिन वो शायद अगर आलोचना की परंपरा मजबूत रहती तो इस पुस्तक के ऊपर एक व्यापक बहस चल सकती थी, जो बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कई ऐसे कई रचनाएं आती हैं जो बिल्कुल गुम हो जाती हैं, उन पर कोई बहस नहीं हो पाती, चौधरी जी, बहुत खराब लगता है चौधरी जी। और ये बड़ा भारी नुकसान है, सांस्कृतिक नुकसान है जो देश भुगत रहा है। नहीं चौधरी जी, मुझे जो दो चीज़ें लगती है ना कि हिंदी समाज जो है, एक मैं छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ। हम लोग रिक्शे की सवारी करते हैं, रिक्शा वाला कहता है कि वहाँ जाने का 10 रुपया लेंगे, आप कहते हैं कि 8 रुपया लो। हर आदमी क्यों कहते हैं हम लोग? इसके पीछे कि हमारा हिंदी समाज जो है वो लगातार अभाव और एक बड़ा बहुलतावादी जो तबका है, अभी अभाव और गरीबी से जूझते रहा है। वहाँ एक एक रुपया के लिए हमारा जद्दोजहद संघर्ष होते रहा है। तो जो बात आप करा, इसीलिए हिंदी समाज के सामने आज भी जो बड़ा सवाल है वो आर्थिक सवाल बड़ा सवाल है, और वह आर्थिक जो कारण है वह एक तरह से हमारे समाज की जो सामाजिकता है उसको प्रभावित कर रहा है। मैं पिछले दिनों अपने गांव में गया था और गांव में अपने दलान पर बैठा था, दादी थी और गांव की कुछ महिलाओं बातचीत हो रही थी। अचानक एक महिला आई और आकर के दादी से बोली कि मुझे 5 रुपया चाहिए। तो दादी ने कहा मेरे पास 5 रुपया नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा मैं दे देता, मैंने उनको 20 रुपया दे दिया। तो दादी ने कहा कि हाँ काम होला, हाँ काम चल जाए। बाद में पता चला कि वो गांव की महिला है, मतलब उच्च वर्ग की ही महिला, परिवार की ही महिला है, लेकिन उसके पास 5 रुपया नहीं था कि अपने बच्चे की परीक्षा की फीस वो गांव के स्कूल के लिए जमा कर सके। अब ये समाज जब इन चीज़ों से जूझ रहा है तो आज भी हिंदी का 90% लेखन जो हो रहा है इन्हीं सामाजिक और आर्थिक विसंगतियों को लेकर के हो रहा है, और इसीलिए आलोचना बार बार उधर ही मुड़ती है। मुझे इसमें वैसे शक है कि इन समाज की विसंगतियों को लेकर लेखन हो रहा है। मुझे लगता है कि लेखन की पूरी प्रक्रिया जो है सो अर्बन एरियाज में सिमट गई। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा मत। और मुझे लगता है वहाँ बस एक आइडियोलॉजी के तहत भी लेखन का इशारा हो रहा है, बहुत एलिटिस्ट हो गया है, एलिटिस्ट हो गया। कुछ उदाहरण दीजिए आप, फिर हम बात करेंगे। मैं इस पर अब ज़्यादा बातचीत से नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे दूसरा मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है आपके इसमें है पुस्तक में, मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, वो बातचीत जो आपने कही कि हिंदी में जो लोकल रचनाएं हैं, लोकल ना कहें कि जो क्या कहें उसे, कुछ जो सबल्टर्न राइटिंग, स्थानीय रचनाएं जो हैं, उनका बड़ा महत्व है इतिहास सृजन के लिए। ये इनका आग्रह है और ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लगती है। ये इन्होंने आप कह रहे थे कि ये जो जापान में, अभी उस पर हम लोग आएंगे, अभी उस पर आएंगे हम लोग। अभी हिंदी साहित्य में जो जिसको हम हिंदी साहित्य मानते हैं, सिर्फ वो बड़े पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किताबें या मैगजीन्स नहीं हैं, बल्कि स्थानीय छोटे छोटे पब्लिशर्स हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने लिखा है। और उसका महत्व सिर्फ ये नहीं है कि कैसे लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि उसका महत्व असली ये है कि उनको जोड़ जोड़ के हम पूरी कहानी देख सकते हैं, पूरा इतिहास देख सकते हैं क्या हुआ है। और जो उदाहरण आपने इसमें दिया और जिस पर आपने बातचीत की कि 1857 के को कई बार लोग गदर कहते हैं, कई बार लोग सिपाही विद्रोह कहते हैं, लेकिन ये देखना कि जनमानस में 1857 कैसे दिख रहा था,
वो जो दर्पण है जनमानस का जी। वो स्थानीय रचनाएं हैं। और सबल्टन हिस्टोग्राफी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने लिखा है चीज़ों के बारे में, मुझे लगता है कि यदि वो भी हिंदी उन्होंने काफ़ी किया भी है, हिंदी स्रोतों का काफ़ी उपयोग उन्होंने किया भी है, लेकिन यदि समाजशास्त्रीय लोग इन हिंदी स्रोतों का उपयोग करने लगे जो स्थानीय जगहों पर रचित चीज़ें हैं, उससे समाज के बारे में हमारी समझ काफ़ी पैनी हो सकती है। ये जो बेहतर हो सकती है, बेहतर होगी, बनेगी। ये जो बात आपने कही है ये मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगती है, खास करके 1857 के बारे में जैसे इन्होंने प्रमाणित किया है किस तरीके से 1857 जनमानस में उस वक्त दिख रहा था। मेरी समस्या इसमें सिर्फ इतनी है जी कि जो विश्लेषण करना है हमें, जब हमें मान लीजिए 1857 के बारे में जो आपने कलेक्ट किया, रचनाओं को कलेक्ट किया, या दलित समाज में आज जो कुछ भी चल रहा है उसमें जो स्थानीय लोग छाप रहे हैं, उसकी जो रचनाएं संकलित की जा रही हैं, इन तमाम चीज़ों से एक पिक्चर तो बनता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं एक फ्रैगमेंटेड पिक्चर बन जा रहा है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म को सूट कर रहा है एक फ्रैगमेंटेड पिक्चर जैसा। एक बड़ा पिक्चर जो हमारे सामने होना चाहिए वो तो प्रेमचंद जैसे लेखन से ही संभव हो सकता है, ऐसा तो नहीं लगता है? नहीं, तो पूरे समाजशास्त्र की तो पुरानी पद्धति है, वो अभी भी कहते हैं कि अगर समाज की समझ ठीक ठाक लेनी है तो उपन्यास मदद करता है या महाकाव्य मदद करता है। और इसीलिए ये लेकिन बड़ा एलिटिस्ट है। महाभारत के बारे में जो महाकाव्य है वो तो राजाओं के बीच की कहानियों को दिखा रहा है, वही मदद करता है। लेकिन आम समाज को कैसे देखें? लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो इन बड़े कैनवास में होता है कई बार की छोटी छोटी चीज़ें दब जाती है, वो हमारे सामने नहीं आ पाती है। तो अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर कैसे पूरा, हम लोग कहते हैं कि आप या तो अधूरा इतिहास लिखिए, अगर समाज का पूरा इतिहास लिखना चाहते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में जो आमजन है उनको भी शामिल करना ज़रूरी है। इस आमजन के बारे में आपको रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा? आर्काइव में आपको नहीं मिलने वाला है। आपको हो सकता है कि बड़ी बड़ी समाजशास्त्रियों ने ज़रूर लिखा है, लेकिन उसके अलावा भी मतलब जो बहुत सारे स्रोत हैं उनका उपयोग समाजशास्त्री भी बहुत मतलब कहे कि एक बड़े टूल के रूप में नहीं करते। मैं ये नहीं कहना मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ उसी पर आधारित होकर काम करें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके पास आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है और ये आमजन के बीच मौजूद स्रोत है, दोनों को मिलाइए और दोनों से जो निष्कर्ष निकलता है फिर आप बेहतर मतलब पूरे समाज का इतिहास लिखने की कोशिश करिए, तभी हो सकता है कि बड़ा इतिहास। हमको लगता है कि हिस्ट्री जो होती है वो तो चयनात्मक प्रक्रिया होती है जी, वो बराबर वो भी आइडियोलॉजी में फंसा था, वो भी आइडियोलॉजी, और वो तो लगभग एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेट पावर, जो भी पावर रूलिंग होती है। नहीं, इसको जब लेकिन साहित्य जो है उस गैप को भरने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपके कुछ इतिहासकार हैं जिनकी अभी हम चर्चा शाहिद अमीन की कर रहे थे, रंजीत गुहा की कर रहे थे, या ज्ञानेंद्र पांडे हैं, या नए लोग में बद्री नारायण हैं। ये सारे लोग एक तरह से लोक में जो मौजूद जो स्रोत हैं, उनकी जो बोलियां हैं, उनके जो गीत हैं, उनके जो लोकगीत हैं, जो लोक कहावतें हैं, तो उसके आधार पर भी उस समाज के मतलब बहुत सारे संदर्भों को और बहुत सारे मतलब संघर्षों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कई बार हमें बड़ी बड़ी किताबों में नहीं दिखाई पड़ता है, और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। मुश्किल मुझे सिर्फ इतना लगता है देवेंद्र जी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन फ्रैगमेंटेड चीज़ों को देखते देखते हमारी नज़र इतनी फ्रैगमेंटेड हो जाए कि हमारे सामने कोई बड़ा पिक्चर उमर्ज करके नहीं आए, और विश्व दृष्टि नहीं बन पाए हमारे सामने। एक विश्व दृष्टि जिससे कि परिवर्तनकामी राजनीति के बारे में यदि आप सोचते हैं तो जो इंटरनल एक्सप्रेशन से बड़ा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो एक दृष्टि हमारी बननी चाहिए जो हमारी राजनीति को दिशा दे सके, कहीं हम उसे मिस तो नहीं कर जाते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की बातचीत तो अभी शुरू हुई है, मुश्किल से 40 साल आप कह सकते हैं इसका पूरा इतिहास, इस तरह का आमजन को लेकर के बातचीत का इतिहास है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हो सकता है कि अभी बहुत सारे ऐसे स्रोत हो जो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हाँ, इसमें अगर आप टुकड़ों में लेंगे तो आपको दिखाई वैसा ही पड़ेगा। छोटी बात स्थानीय चीज़ों के बारे में आप बात कर रहे हैं, या जो घटनाएं साहित्य में आ रही हैं जी, और उसमें खतरा ये है कि आप विश्व दृष्टि को आप खो सकते हैं, और विश्लेषणात्मक नजरिया ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ जाइए तो जो अप्रोच है उसी को लेकर के जाइए, उसी नज़रिए से देखिए कहाँ एक तालमेल हो सकता है, वो भी एक हो सकता है। और सबाल्टर्न राइटिंग्स में बहुत सारा पेंच भी है, कई लोग उसको नहीं, जैसे मुझे याद है सबाल्टर्न राइटिंग में क्या हुआ, एक बार ज्ञानेंद्र पांडे
बात कर रहे थे भागलपुर दंगे के बाद, बहुत माइन्यूट डिटेल्स ला के दिए, काफ़ी कुछ कहा। तो एक प्रोफेसर रणधीर सिंह हुआ करते दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मार्क्सवादी चिंतक थे, उन्होंने पूछा सो व्हाट शैल वी आई डू विद दिस डिटेल। बहुत डिटेल आपने मुझे दे दिया, अब मुझे क्या करना है बताइए। ठीक आपके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, आपने सिर्फ ये सारे डिटेल छोटे छोटे डिटेल्स जमा करके दे दिया, कोई मेरे पास कोई थियरी नहीं बन रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। ये खतरा इस तरह के स्थानीय रचनाओं के गहराइयों में जाने से उत्पन्न हो सकता है। ये सवाल बड़ा है, सवाल बड़ा इसलिए बड़ा है, सवाल ये पर्टिकुलर और यूनिवर्सल का सवाल है कि एक यूनिवर्सल को पर्टिकुलर के साथ आप कैसे जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। प्रक्रिया बहुत जरूरी है, जरूरी है। मुझे लगता है कि साहित्य का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। नहीं तो केवल यूजलेस मटेरियल रह जाएगी। हाँ, एक परेशानी ये हो सकती है कि लेकिन उसमें सबाल्टर्न राइटिंग्स के पीछे एक और उद्देश्य था जिसको मैं कहना चाहूँगा, ऐसे इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ। उसमें थोड़ा गांधी के विरोध का भी स्वर था, गांधी को कम करने की, मिनिमाइजेशन ऑफ गांधी भी था उसका, उस प्रोजेक्ट का लक्ष्य। हाँ, लेकिन वो दोनों प्रोजेक्ट लड़ रहे थे आपस में। एक तरफ तो गांधी को ऐसा महान बनने का प्रोजेक्ट था विपिन चंद्र एंड कंपनी का, दूसरी तरफ इनका प्रोजेक्ट था, दोनों के प्रोजेक्ट तो लेकिन वो भी था, वो भी हो सकता है, मिनिमाइजेशन ऑफ गांधी भी था। अब एक मैं चाहूँगा कि आप दो महत्वपूर्ण बात जो आपने भाग 2 में की है उस पर थोड़ा आपसे मैं विश्लेषण चाहूँगा। एक तो विश्व साहित्य वाला जो आपका हिस्सा है, एक तो आपने जापान के बारे में बताया है, जो हकाई का आपने बताया है कि हकाई एक तरह से वहाँ की जाति व्यवस्था है, एक उपन्यास है, वहाँ उपन्यास का नाम है, उपन्यास का नाम हकाई है, जहाँ की एक तरह की जाति व्यवस्था है जिसके बारे में इस उपन्यास में चर्चा की गई है। क्या आपको लगता है कि जापानी समाज में भी दलित जैसा कुछ वर्ग था जिसके बारे में? हाँ, इसके बारे में मुझे तब पता चला जब एक सेमिनार हुआ था 2005 में यहाँ पर। तो एक पेपर मैंने पढ़ा था कि सबल्टन सोसाइटी इन एशियन लिटरेचर। अच्छा। तो उसमें हमने एक ये बात रखी थी कि मुझे मतलब हिंदी में तो है, भारतीय साहित्य में है, लेकिन एशियाई साहित्य में मुझे इसकी कोई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती है। और तभी एक जापान के प्रोफेसर थे, इसिदा हिदेयाकी थे, इनका नाम मैंने इसमें चर्चा भी किया है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ एक उपन्यास है जो 1906 में छपा था। हुआ ये था कि 1868 में जब मेiji की सरकार बनी थी, तो उस सरकार के बाद उन्होंने कहा कि हमारे समाज में जो सबसे जो निम्नतर सामाजिक तबका है, जिसको एता कहते थे वहाँ पर, एता जैसे वहाँ सबसे ऊपर सामुराई होते थे, सामुराई के बाद वहाँ पर जो बिजनेस क्लास था वे होते थे, फिर कारीगर होते थे, और एता उसमें सबसे एक तरह से नीचे होते थे। और उनकी हालत बहुत वही थी जो हमारे हिंदुस्तान में थी। जैसे जितने निम्न स्तरीय काम करना होता था, जैसे सफाई का काम करना, कुआं खोदना, तालाब खोदना, उसको क्लीन करना, ये सारे काम एता कम्युनिटी के लोग करते थे। फ्यूनरल वगैरह में भी जो भी जो शमशान भूमि में काम करना, हाँ, सारा काम करना होता था। और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको कुछ खास जगह मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो 1868 में मेजी सरकार ने ये परमिशन दिया कि उनके बच्चे को स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और वो अपने बच्चे को लेकर बहुत खुशी खुशी स्कूल आना शुरू हुए। लेकिन कहा जाता है कि 1868 से लेकर के 1873 तक बड़े पैमाने पर सोशल क्लैश हुआ वहाँ पर। अब बड़ी संख्या में एता के बच्चों की, एताओं की हत्याएं की गई। इवन कई सारे जो लोग थे जो अपना जाति छिपा करके स्कूल में पढ़ा रहे थे, नौकरी कर रहे थे, उसमें एक आदमी के बारे में पता चला, उसकी हत्या सामुराइयों ने कर दी। तो उसी को आधार बना करके एक लेखक थे शिमाजाकी तोसन, और शिमाजाकी तोसन ने 1906 में इस उपन्यास की रचना की, हकाई की। इसका हिंदी द ब्रोकन कमांडमेंट के नाम से छपा, कमांडमेंट, हाँ, 1973 में आया था उपन्यास। और फिर इसका हिंदी में अवज्ञा के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ ने इसको किताब को छापा है, जिसमें जापानी समाज में जो पूरी व्यवस्था में जो अनटचेबल जो समाज एता है, जिनको बुराकू भी कहते हैं, बुरा कमीन कहते हैं, तो उन्हीं के बारे में पूरा ये है। अब तो आज भी उनकी संख्या लगभग 10 लाख, आज भी काफी है। जापान में टोक्यो में भी 1 मिलियन हो। अभी क्या हालत है उनकी? हालत यह है कि अगर आप बुरा कमीन अगर आपके बगल में कोई रह रहा है तो वहाँ पर कोई जापानी रहना नहीं चाहता है। आज वही हालत उनकी भी है। उनकी भी अब चूंकि वो काम करके उनके पास पैसे आ गए हैं तो काफी संपन्न हो गए, कुछ लोग ऊपर आ गए हैं, मकान है, लेकिन मतलब उनके बारे में कोई जापानी समाज में आपसे बात नहीं करेगा। मुझे बाद में किसी ने एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिसको लोग अभी भी हे समझते हैं।
नहीं, माइनॉरिटी ग्रुप नहीं है, नहीं तो कास्ट ग्रुप जैसे चाहिए। और कास्ट ग्रुप का माइनॉरिटी नहीं कह सकते हैं। जैसे साउथ कोरियन डिसेंट के लोग वहाँ हैं, हाँ। वो भी बहुत वो एथनिक माइनॉरिटी है। एथनिक माइनॉरिटी। ये तो अनटचेबल जैसे ट्रीट किए जा रहे हैं। इनके समाज से आए हुए लोग हैं, इनके अपने समाज के लोग हैं और अनटचेबल जैसे ट्रीट किए, वो तो दलित हमारे यहाँ जैसे हैं। तो क्या वहाँ भी उन्होंने और भी कोई पुस्तक लिखी है, सिर्फ एक ही उपन्यास लिखा नहीं, गया? मुझे फिर किसी ने किसी और किताब की जानकारी नहीं दी। मेरे ख्याल से मजा लेकिन ये जो ब्रोकन कमांड, लेकिन लोग कहते हैं कि उस कमिटी को लोग लिखते हैं और मतलब, लेकिन वो छपता नहीं है, मतलब उस तरह से। अच्छा, वो हमारे सामने नहीं है। अब देखिए आलोचक कहाँ हैं? आलोचकों को तो चाहिए कि भाई उनकी आलोचना करें, उनको सामने लाएं। वैसे जापान में जब उपन्यास छपा था, जापान में आलोचना की परंपरा कैसी रही है जापानीज लैंग्वेज? जापान में आलोचना की बहुत खराब परंपरा रही इसलिए भी है। है। लेकिन एक अभी क्रिटिक बहुत अच्छे हैं जापान में, उनका नाम है सुजुकी सादामी करके हैं। और सुजुकी सादामी ने भी बल्कि अच्छा, एक सवाल है आपके लिए बिहार से। किसी ने कोई सवाल पूछा जी, पूछिए अपना सवाल जी। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा, तो मूल कारण क्या था गोली मारने का? महात्मा गोडसे ने गांधी को गोली मारा, महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मारा, फिर महात्मा गांधी को गोली मारने का मूल कारण क्या था? किन कारणों से उन्होंने गोली मारा? ये पूछना चाहते हैं कि महात्मा गांधी को गोडसे ने किन कारणों से गोली मारा। मुझे ये बात समझ नहीं हम लोगों को आ रही है कि आपके सवाल का इससे क्या संबंध है। क्या आप और स्पष्ट कर सकते हैं इसको? अच्छा, ठीक है, अब उनको और थोड़ा स्पष्ट करने दीजिए। बताइए आपका जापानीज। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पूरा किसी जापानी आलोचक के बारे में बता रहे थे। हाँ, सुजुकी सादामी आजकल काम कर रहे हैं कि जो वहाँ पर ओरल सोर्सेज हैं, उन ओरल सोर्सेज के आधार पर जापानी साहित्य का एक नया इतिहास लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो काम कर रहे हैं। एक वॉल्यूम छपा है, दूसरा वॉल्यूम आने वाला है। तो कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ नामवर सिंह की स्थिति है, जापानी आज के समय में जापान के बहुत बड़े साहित्य के आलोचक हैं। लेकिन एक और जो इनकी चर्चा मैंने सीधा हिदायकी की ये ऐसे हिंदी के प्रोफेसर हैं जो जापानी भाषा में एक पत्रिका निकालते हैं हिंदी लिटरेचर के नाम से, और हिंदी साहित्य में जो छप रहा है उसको वो जापानीज में वो लोग अनुवाद करके छापते रहते हैं। मेरे उन्हें 2-3 लेखा उन्होंने वो छपा, फिर वहाँ लोग इसके बारे में जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मुझे लगता है कि जापान और हिंदुस्तान के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंज रहा है उसमें इस तरह की चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को पता नहीं है। बल्कि जापान भारत को इसलिए भी पसंद करते हैं कि ये एक अंतर्धारा संबंध है, जहाँ पर मतलब हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति या हमारी परंपराएं, जिसको बौद्ध परंपराएं कहते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाती है हमारी। और ये सब साहित्य से बाहर की चीज़ नहीं है। साहित्य में भी इनकी उपस्थिति समय समय पर होती रही है। इस हकाई में भी जो उसके सेंटर में वही एक बुद्धिस्ट मंदिर है जहाँ पर वो टीचर रह रहा है, इसीलिए उसको लोग समझते हैं कि वो तो मंदिर का आदमी है, तो मतलब उच्च वर्ण का होगा, लेकिन वो एता कम्युनिटी का है। और जब लोग को पता चलता है कि ये एता कम्युनिटी का है तो उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है। वास्तविक जीवन में उससे शिक्षक की हत्या हो गई थी, लेकिन इस उपन्यास में लेखक ने हत्या नहीं की, बल्कि उनको जापानी लोग थोड़ा कमजोर बल्कि उनको इस उपन्यास में ये दिखाया कि उनके स्कूल से निकालने के बाद वो अमेरिका चले गए, फिर वहाँ एक स्कूल में पढ़ाने लगे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। ये मतलब जर्मनी में आलोचना की कैसी परंपरा है? नहीं, हमने रानित्स्की का मैंने कहा ना, तो वो अभी जिंदा है, वो 90s में हैं। और वो अब क्या कहते, लिटरेचर पाप्स्ट जर्मन में कहा जाता है उनको, पोप ऑफ द लिटरेचर। तो पोप ऑफ द लिटरेचर है। और उन्होंने कहा था कि भाई ये गुंटर ग्रास का जो प्रोज है, वो गद्य है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बात कहने की ज़रूरत रखता है। वो आदमी अगर वो कुछ बोल दे तो उसका इतना बड़ा असर होता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती मुझे, जैसे मैंने एक बड़े आलोचक को कभी टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे किसी पुस्तक की आलोचना करते हुए सुना। उन्होंने सब बात कही, बाद में कहा कि इस किताब में, इस पुस्तक में सपाट बयानी है। अब सपाट बयानी कहने मात्र से पुस्तक की स्थिति खराब हो गई। जी, सवाल है जी, पूछिए। जी जी बताइए। सर, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली क्यों मारा? हाँ, ये मैंने पूछा कि आप थोड़ा सवाल को और स्पष्ट करेंगे कि क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कारण क्या, गांधी की हत्या का कारण क्या? गांधी की हत्या का कारण क्या था? हाँ, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र जी इस पर, या साहित्यिक दृष्टिकोण से? नहीं, इस पर साहित्यिक दृष्टिकोण से तो जवाब नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करें कि
कई बार समाज में एक मान अपमान की बात होती है। ये पता करना बहुत मुश्किल है कि आपको किस चीज़ से अपने को अपमानित महसूस करते हैं और किस चीज़ से आपको मान सम्मान मिलता है। जैसे हम लोग किसी को जातीय कारणों से हम लोग कुछ कहते हैं तो आदमी अपमानित होता है, किसी को आप अभद्र भाषा में व्यवहार करते हैं तो अपमानित महसूस करता है। तो आपके ध्यान में होगा कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो गांधी ने मतलब उसके विरोध में बहुत सारी मतलब उपवास भी किया था, और लेकिन उसको लेकर के वहाँ के मतलब जो एक छंद वहाँ पर लिखा गया था उस ज़माने में, तो उसका एक हिस्सा रखा हूँ मैं, जिसमें गांव के लोगों ने क्या किया था। जाहिर है कि वो चीज़ें गांव के लोगों की चीज़ें गांधी के मतलब समर्थन में नहीं गई थी। वो एक जो छंद है अल्लाह छंद में है, वीर अल्लाह छंद में है कि भड़के लोग गांव के सारे दई थाने को आग लगाए, काट गिराया थानेदार को गई खबर हिंदी में छाए, उन्मान लगाया कुछ लोगों ने अग्नि कहीं भड़क न जाए, खबर सुनी जब गांधी जी ने दहशत गई बदन में छाए, फैली अशांति कुछ भारत में आंदोलन को दिया थमाए, सोचा कुछ हो शायद उनसे गलती गए कहाँ पर खाए, मौका मिला फेरी गोरों को दिन ही यहाँ पर फूट कराए, मची फूट फेरित भारत में रक्षा करे भगवती माई। ऐसे बड़ी लंबा ये चाहता है। तो आप जानते हैं कि पूरे इतिहास में इस पर काफ़ी बहस हुई है कि गोडसे ने क्यों गांधी की हत्या की, और कई बार गोडसे को लेकर के इधर नाटक भी लिखा है कि हमने गांधी को नहीं मारा है। ये बहुत डिबेट है, ये मतलब बहुत सामान्य सवाल नहीं है। गोडसे को हो सकता है गांधी की किसी बात मुझे ऐसा लगता है देवेंद्र जी की अप्रिय लगी हो, इनके मन में कुछ और बात है जो ये जोड़ना चाह रहे हैं आपके इस चर्चा के साथ, और इसीलिए वो पूछना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो बात आप आलोचना का जो वो डायमेंशन दिखाना चाह रहे हैं, जिस डायमेंशन में दलित और महिला और तमाम आलोचनाएं उभर रही हैं, जो आपका आलोचना का जनतंत्र अब स्थापित होने की संभावना बन रही है, ऐसा मुझे लगता है कहीं वो उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ें, और एक आपने चर्चा की है ओरहान पामुक की। ओरहान टर्की के लेखक हैं। जी, टर्की के लेखक है ओरहान पामुक। जरा बताएंगे इसके बारे में, दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं इसमें? खैर पहली बार ओरहान पामुक शायद इस साल भारत भी आए थे जयपुर साहित्य उत्सव में। पामुक के बारे में बस मुझे इतना मतलब इसलिए अच्छे लगते हैं कि पामुक पहले ऐसे टर्की के लेखक थे जिन्होंने मतलब वहाँ पर जो जड़ता थी समाज में, जिसको हम लोग खुलापन कहते हैं, वो खुलापन वहाँ पर नहीं था, उसकी हिमायत किया उन्होंने। और उस हिमायत में कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़माने के साथ चलने की ज़रूरत है। अब जैसे उनका एक उपन्यास है बर्फ़ नाम है, स्नो के नाम से है। हमारे पास समय थोड़ा कम है आप और स्नो उपन्यास में उन्होंने यही कहा कि हमारा समाज वहीं ठहरा, उसे आगे निकलने की ज़रूरत है। और इसीलिए मतलब ओरहान पामुक का महत्व है कि उन्होंने थोड़ा सा हलचल पैदा किया वहाँ के समाज में। क्या देना चाहते हैं? समाज ये देना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज अपनी पुरानी जड़ताओं से बाहर निकले, और वैज्ञानिक कमाल अतातुर्क पासा का उन पर प्रभाव बहुत प्रभाव था। और उनके एक तरह से कहे कि जो काम गोर्की लेनिन के साथ वहाँ कर रहे थे, अब कह सकते हैं कि पामुक ने थोड़ा बहुत वो काम किया वहाँ पर। तो दोनों पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के बीच में वो क्या वो किसको पसंद करते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को या ईस्टर्न सिविलाइजेशन? इसको ऐसे खुल के कहना मतलब बहुत मुश्किल है खुल के कहना। लेखक तो सभ्यता को बहुत मतलब देखता है कि कौन सभ्यताएं, हर सभ्यता की कोई ना कोई भूमिका रहती है समाज को बढ़ाने में। तो पश्चिमी सभ्यता की अलग भूमिका है, पूर्वी सभ्यता की अलग भूमिका है, लेकिन सभ्यताएं, उनका कहना था कि जो मनुष्य को बेहतर बनाए वही सभ्यता हमें अपनानी चाहिए। बहुत अच्छा देवेंद्र जी, इसी बात के साथ हम अपनी बातचीत खत्म करना चाहेंगे। आलोचना का जनतंत्र पर इस बहस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र जी की दूसरी पुस्तक है जो आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसी कई पुस्तकें देवेंद्र जी ने लिखी हैं, और देवेंद्र जी इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वो एक ऐसे आलोचक हैं जो समाज के जो बॉटम में लोग हैं, जो दमित संस्कृतियां हैं, वहाँ से जो रचनाएं आ रही हैं, उसको भी देवेंद्र जी आलोचना में शामिल कर रहे हैं, और आलोचना को एक नया स्वरूप देने का प्रयास कर रहे हैं। देवेंद्र जी इस जनरेशन के ऐसे आलोचकों में से हैं जिनके लेखों का लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इनका एक व्यापक प्रभाव सिर्फ साहित्य पर ही नहीं बल्कि समाज पर भी पड़ता हुआ दिखता है। और बहुत बहुत धन्यवाद पारस जी, आपको भी, खास करके जर्मनी और यूरोप के बाकी लेखकों के बारे में बातचीत करने के लिए।
हमारी बातचीत जारी रहेगी। अगले पुस्तक के बारे में फिर हम अगले महीने में बातचीत करेंगे। धन्यवाद।